बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाजरीन, रियासत के एक अहम सुतून यानी अदलिया ने एक और अहम सुतून यानी मुकन्नना के जो मौजूदा मुकन्नना के जो साबिक नुमाइंदे थे उनके ख़िलाफ़ आज एक फ़ैसला दिया है और ये फ़ैसला नैब तरामीम से मुताल्लिक़ है। इस फ़ैसले को सुनाया चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, जो कि अब कल जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और परसों से हम देखेंगे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो हलफ उठा लेंगे और पाकिस्तान के नए चीफ़ जस्टिस होंगे। तो जाते जाते उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने एक अहम फ़ैसला सुनाया और इस फ़ैसले में उन्होंने नैब तरामीम के जो 10 तरामीम की गई थी उसमें से 9 को उड़ा के रख दिया। अच्छा, फ़ैसला जो है उसमें कहा गया है कि ये जो तरामीम हैं ये आइन में दर्ज मफाद आमा जो कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा जी नैब समेत तमाम अदालतें जो हैं अगले 7 रोज़ में मुकदमात को मुतालिका अदालतों में भेजने का फ़ैसला करें, ये कहा गया। और अब 50 करोड़ से कम के जो मुकदमात हैं वो भी दोबारा खुल जाएंगे। 100 से कम मुतासरीन होने की सूरत में भी अब इन मुकदमात की जो है इन मामलात की तफ्तीश होगी और रेगुलेटरी इदारे भी नैब की दस्तरस में होंगे। वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इन नैब तरामीम से फ़ायदा उठाया और जिस पर जो साबिक वज़ीर आज़म थे वो ये कहते रहे कि ये जो लोग आए हैं PDM की हुकूमत 16 माह में इन्होंने सिर्फ आने के बाद अपने केसेस माफ़ कराए हैं और अपने ऊपर जो मुकदमात थे उनको उन्होंने साइड लाइन किया है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कैदी नंबर 804 की तरफ से। और जो तरामीम की गई उनसे कौन कौन मुस्तफ़ीद हुआ ये भी आपको बताते हैं कि जी आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट जो है वो इसी दौरान में जो है वो पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी और इसके मुताबिक इसी साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए थे, जबकि तरामीम की रोशनी में 25 जो मुकदमात हैं वो दीगर मुतालिका फोरम्स को भेज दिए गए थे और अहम रहनुमाओं समेत 50 से ज़ायद जो रेफरेंसेस हैं अदालती दायरे इख्तियार ख़त्म होने पर नैब को वापस कर दिए गए थे। अच्छा जी, इनमें कौन कौन शामिल था? इसमें जो कि मुस्तफ़ीद हुए लोग साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब और इनके अलावा साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए। उनके ख़िलाफ़ USF फंड्स रेफरेंस था, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, एजाज़ हारून, इनके अलावा जो हैं वो सरदार महताब अब्बासी साहब, सेनेटर रुबीना खालिद और जनाब अकरम दुरानी साहब, नूर आलम खान साहब, आमिर महमूद कियानी, मखदूम खुसरो बख्तियार, हाशिम जमा बख्त, मुराद अली शाह, लियाकत जतोई, बरजीज़ ताहिर, असलम रईसानी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तोशा खाना समेत 6 करप्शन केसेस हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अब दोबारा खुल जाएंगे। तो एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो है वो हम हमेशा बात करते हैं कि जी इंतखाबात कब होने हैं, कैसे होने हैं, कौन जो है वो ऐलान करेगा। और इस सिलसिले में एक ख़त जो है सदर ममलिकत की तरफ से वो भी लिखा गया और ये ख़त कितना मौसर था और ये कितना ज़ोरदार था, स्ट्रॉन्ग था, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमें आज जो ज्वाइन कर रहे हैं मेहमान, उनका मैं तारुफ़ करा ज्वाइन कर रहे हैं फ़राद अली शाह साहब, आप माहिर क़ानून हैं, आरिफ चौधरी साहब हैं, आप भी सीनियर कानूनदान हैं और खलील ताहिर संधू साहब मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद हैं। खलील साहब जो हैं वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं और इन्होंने जो है वो मुलाकात भी की है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से, तो उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। तो मैं ज़रा जो है वो आप सबका सर खुशामदीद कहता हूँ, बल्कि ये कहूँगा कि गुड टू सी यू ऑल गाइज़। जो आज जो है वो कहा गया था उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से। आरिफ चौधरी साहब, सर पहले ज़रा आपकी तरफ आते, ये जो आज फ़ैसला आया ये गो के महफूज तो पहले कर लिया गया था लेकिन इसको जो है वो आज सुनाया गया, ये फ़ैसला वक्त की ज़रूरत था या ये फ़ैसला जो है ये किसी ख़ास पैराए में जो है वो आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया। ये फ़ैसला जो है सिर्फ कॉस्मेटिक हैसियत रखता है, इसके नतायज मुझे देर पा नज़र नहीं आते। अच्छा, फ़ैसला तो ये होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाब नैब के कवानीन जो थे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वो लोगों की बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद एक हकीकत कि जो पाकिस्तान की अशराफिया और वो तबका जो हुकूमत में होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, वो जो करप्शन करते हैं और सरमाया उनका बाहर चला जाता है और सबको नजर आ रहा होता है और उन घरों में वो मौजूद होते हैं, वो अपार्टमेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं, वो प्रॉपर्टीज
नज़र आ रही होती है, और एक तरफ पाकिस्तान के अरबा नसीब लोग जो हैं वो बेचारे पानी की एक बूंद को भी तरस रहे हैं, हालात इस कदर ख़राब हैं। तो इस सारे मामले में इस तरह के कवानीन की तो ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हमारे यहाँ हो ये रहा है कि अदालतें हमारी जो है वो काफ़ी हद तक बेबस हो चुकी हैं, और ज़्यादातर तो वो एक अपनी सिर्फ यूँ समझे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, साख रखने के लिए ही कुछ फैसले करते हैं। मसलन ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इनको मैंने जब से ये आए हैं हाई कोर्ट के जज के तौर पर, मैंने इनको हमेशा इनडिसाइसिव देखा फैसलों में। अच्छा। और अगर किसी कोई तेजी से फैसला इन्होंने किया और जिसमें ये इंसाफ का तराजू पीछे हाथ में लेकर फिरते थे, तो वो कासम सूरी वाली जजमेंट थी। इसके अलावा बाकी सारे मामला पाकिस्तान की तारीख में इतना रुसवा शायद किसी ने किया हो इस कोर्ट को जितना इनके दौर में हुई, कि जनाब आपने फैसला किया 2 सूबों में हुकूमत उसका इलेक्शन का, और वो सामने खड़े होकर आपको गालियां दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और आप कहते हैं जी हम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। और उस रेस्ट्रेंट का नतीजा ये है कि अब हर शख्स जो उठता है वो अदालत की बेतौकीरी के लिए बिल्कुल अपने आप को आज़ाद समझता है, और अदालतें जो है वो पहले से ज़्यादा यानी नीचे चली गई है, उनकी रफ्तार जो है फैसले करने की वो बहुत कम होगी। और बाकी आपने ये देखा कि ये फैसला करते हुए साथ वो जज साहब बैठे थे जिनके बारे में पहले दिन से क्लियर था, उन्होंने कहा हुआ था कि जी वो तो इस के हक में नहीं है, कि ये फैसला उनके नज़दीक ये फंडामेंटल राइट्स का भी नहीं था, और उनके नज़दीक ये फैसला जो है इसको यानी वो पब्लिक जो प्रोसीजर एक्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी वो जो उसे कहते हैं प्रोसीजर एक्ट जी, वो उसके मुताबिक भी वो समझते हैं कि जनाब चूंकि वो कानून वो मामला अदालत में चल रहा है तो इसलिए इसे सुनना नहीं चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये फैसला हो रहा है तो उसमें सूरत हाल क्या होगी? एक वो जज साहब जो फैसला करने वाले हैं, इख्तलाफी नोट देने वाले, जिनको ये फंडामेंटल राइट्स का इशू नहीं नजर आता। फंडामेंटल राइट्स यानी उन लोगों के जिनका रुपया लूटा जा रहा है पाकिस्तान के गरीब अवाम का, उनके राइट्स इस मामले में जरा बराबर नहीं वो समझते कि इन्फ्रिंज हो रहे हैं। अब वो जब बैठेंगे और उनके साथ काजी फायद सर मैं आपका पॉइंट है, मैं जरा इसमें क्योंकि हमें ज़ाहिर है आगे भी अब बढ़ना है, फैसला तो आ गया और आपको पता है कि ज़ाहिर है जब फैसला आ जाता है तो उस फैसले पर तनकीद की जाती है। और ये तो उमर अता बंदियाल साहब ने भी जो है वो कहा आज के जी आप फैसलों पर तनकीद कर लें, लेकिन आप जो है वो जज पर तनकीद ना करें, आप जज जो है उसको ज़ाती तौर पर उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं, ये जो है वो आज कहा गया है। लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल हम सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को रोक तो सकते नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जी उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं थे, वो भी जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या साकिब निसार जैसे वो उसी यानी कि उनको कटहरे में जो है लाके खड़ा करते हैं। सर मैं ज़रा फ़राद अली शाह साहब से ये सवाल करना चाहूँगा। फ़राद साहब ये बताइएगा सर कि अब ज़ाहिर एक फ़ैसला आया है और फैसला ऐसे वक्त में आया है कि आज फैसला आया है और कल उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो जाहिर है इसके बाद इसमें रिव्यू में भी जाया जा सकता है, इसमें जो है वो अपील जो है वो की जा सकती है। ये बताएं, एक तो ये कि अपील जिन्होंने करनी है अवामी नुमाइंदे वो तो इस वक्त मौजूद है नहीं, तो उनके बिहाफ पे ये अपील जो है वो कौन कर सकता है, पहला सवाल। और दूसरी बात जो है वो फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर ये जो अपील जो है वो दायर होगी जब, तो ये सुनेंगे तो नहीं ना, जाहिर सी बात है, ये तो नए जो है वो जज साहिबान आ जाएंगे, नया बेंच बनेगा, ऐसा ही है? सलमान साहब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की हैं, इनका जवाब देने से पहले मैं उस फैसले की तरफ लेके चलूँगा कि जो आज ज़ेर बहस है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जजेस को हमने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ बार हमारा हमेशा से फैसला जात को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारा राइट है, बार पूरे तरीके से किसी भी फैसले के प्रो एंड कॉन्स को जो डिस्कस करती है उसकी वजह ये होती है कि उससे बेटरमेंट हो इन फ्यूचर। देखें, इस फैसले के अंदर जिस बात ने इस फैसले को बहुत ज़्यादा
इस स्टेज पे मुतनाज़ा कर दिया, वो ये है कि आप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो डाइसेंटिंग नोट है आप वो ज़रा देखिए कि उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा है कि वो अपना डाइसेंटिंग नोट सिर्फ इस वजह से ब्रीफली नहीं दे सके कि उन्हें रात को ये फैसला बताया गया था कि 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इस पिटीशन को अलाउ करने जा रहे हैं। और अब देखें कि ये टाइम लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि क्यों इस वक्त ज़रूरत पेश आई कि अपने जो लर्नड साथी जज थे उनको उन्होंने प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया कि वो उसको पूरे तरीके से देख सकें और पूरे तरीके से वो अपने और गालिबन फराज साहब एक रोज पहले जो है वो ये सवाल भी हुआ था कि जी ये फैसला कब आएगा, तो उस वक्त भी नहीं बताया गया था कि फैसला कब आने जा रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं उस बात को सेकंड कर देखिए मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि सलमान साहब मैं हवा में तीर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले वो फैसला डाउनलोड किया है, उस फैसले को पढ़ा है और आप उसका डाइसेंटिंग नोट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पढ़ें। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रात को मुझे अपना फैसला जो है बताया, और क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इस शॉर्ट स्पैन के अंदर वो अपना डाइसेंटिंग नोट भी जो है इन ब्रीफ नहीं दे सके। तो इस सारे की सारी बात को अगर आप देखें तो ये सारा का खुद बखुद इस फैसले के अंदर एक बहुत अच्छी प्रोविजन जो है वो प्रोवाइडेड है, ग्राउंड प्रोवाइडेड है कि इस फैसले को कल को चैलेंज भी हो सकता है। और इस फैसले के अंदर मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये खुद ऑब्जर्व कर दिया कि प्रॉपर टाइम जो है बेंच को मिला ही नहीं कि वो प्रॉपरली इसको देख सकते कि इधर वे ये मुफाद आमा का केस है भी था या ये मुफादा आमा के केस के तौर पे इसको एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर भी सकती थी या नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो किसी भी पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी देखी जाती है। तो जब एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब को जो कि बेंच के रुकन थे, अगर उनको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला मटीरियल को देखने का, आर्गूमेंट्स को देखने का, और हो सकता है कि वो इस पर मज़ीद कुछ बहस सुनना चाहते हों और उनको ये मौका ही नहीं मिला, और आपने 2 जज साहबान ने अपना फैसला जो था उन पर इम्पोज करने की कोशिश की है और उन्होंने उसके अगेंस्ट अपना डाइसेंटिंग नोट दी है। तो अब ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ इस फैसले को ये कह देना कि जी जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी हद तक क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मैं सलमान साहब थोड़ी सी आपके सामने ना शेयर करना चाहता हूँ कुछ फैक्ट्स, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर आपके पास टाइम हो। जी, तो ये बेसिकली जो केसेस थे ये तकरीबन 598 केसेस हैं पाकिस्तान के नैब के हवाले से। जो 306 केसेस थे जो 2022 में अमेंडमेंट्स की वजह से ट्रांसफ़र हुए, और 2012 केसेस जो थे वो 212 केसेस जो थे वो 2023 में ट्रांसफ़र हुए। टोटल 598 केसेस थे। और जो अब इसमें एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इन 598 केसेस में से सिर्फ और सिर्फ टोटल जो केसेस ट्रांसफ़र किए नैब ने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो 54 केसेस थे, और बाकी केसेस जो थे वो तकरीबन 550 केसेस नैब ने अपने पास रखे, सिर्फ इस बात पे कि कहीं ऐसे ना हो कि वो केसेस ट्रांसफर होने से बैंकिंग कोर्ट्स को या एंटी करप्शन कोर्ट को या किसी FIA की कोर्ट को कि वो कई केस जो है ट्राई ना हो जाए, लोग जेलों में सड़ते रहे। और उन्होंने वो केसेस जो थे इन अमेंडमेंट की तनाजर में वापस तो ले लिए लेकिन उन्हें वो आगे ट्रांसमिट ही नहीं किए। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना पड़ेगा कि नैब का जब ये कहा जाता है कि फिर मिस यूज होता है ये डिपार्टमेंट पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए और लोगों की हमदर्दियाँ चेंज करने के लिए या उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज करने के लिए। देखें कि 2022 में जो फैसला अमेंडमेंट हुई, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और मंसूर अली शाह साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये बात भी मुझे बहुत अपील करती है। वो उन्होंने अपना ये नोट में लिखा कि जो पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है वो उसको अमेंड क्यों नहीं कर सकती, ये उनका सर्टन राइट है, क्योंकि वो अवाम के वो नुमाइंदे हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये राइट देता है। तो आप इतनी जल्दबाजी में एक फैसला करने जा रहे हैं कि आप आज खुद आपने वो फैसला किया कि आपके साथी जज साहब कहते हैं कि हमारे पास टाइम सर। लेकिन फराज साहब सर मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने जो सवाल आपसे किया था वो उसका जवाब मैं आपसे ज़रूर ज़ाहिर लूँगा। लेकिन सर ये बता दें इसका मतलब आम यानी कि अल्फाज में समझा दें, क्योंकि लोग मुझ जैसे लोग शायद ये समझते थे कि जब ये कहते हैं ना जी फैसला महफूज हो गया है, मैं यही उसी तो तरफ 6 सितंबर को सर फैसला महफूज हुआ था। एग्जैक्टली मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप 6 सितंबर को ये फैसला महफूज हुआ, लेकिन आप डाइसेंटिंग नोट जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ वो आपके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कुछ डाइसेंटिंग देखिए वो अनाउंस आज हो रहा है और उसकी अनाउंसमेंट पे वो कह रहे हैं कि मुझे रात को ये बताया गया कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इस पिटीशन को अलाउ करने जा रहे हैं। और इस सीक्वेंस के अंदर ये टाइम लाइन मैंने आपके सामने रखी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तनाज़र में भी देखना बड़ा ज़रूरी है। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ जाऊँगा जो आपने कहा कि जो कि पार्लियामेंटेरियंस जिनके नाम लिए जा रहे हैं
वो तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, बैरून मुल्क हैं। तो मैंने आपके सामने वो फिगर रखा है कि ये 598 केसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पब्लिक फंक्शनरीज भी हैं, जिसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, जिसमें जनरल पब्लिक भी है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज के केसेस हैं। तो ये तो कोई भी एग्रीव्ड शख्स जो है वो इस फैसले को चैलेंज कर सकता है और बिल्कुल इसकी अपील भी हो सकती है और नजरसानी भी हो, क्योंकि अब बंदयाल साहब जो है, मिस्टर जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो गए, क्योंकि उनका आज आखिरी दिन था, कल वो रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भी लार्जर बेंच बनेगा उसमें बिल्कुल इन चीज़ों को मलूज़े खातिर भी लाया जाएगा और इज़ ए गुड केस कि ये जो फैसला है ये मुझे, मैं आरिफ चौधरी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि ये मुझे नहीं नजर आता कि इसे ज़्यादा देर सर। लेकिन एक इशू है आरिफ चौधरी साहब के सर, जब भी देखा गया कि इस तरह के यानी कि फैसले आए हैं तो उसमें हम ही लोग, ज़ाहिर है आप ही लोगों से रहनुमाई हासिल करते हैं, तो ये पूछते थे तो आप ही लोग हमें कहते थे कि देखें जी रिव्यू में जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आमतौर पर रिव्यू में भी जो है वो फैसला जो है वो तब्दील नहीं होता। यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ मौजूदा सूरत हाल में रिव्यू की जो गुंजाइश है उसमें तो वाकई वो चेंज नहीं होता। उसकी वजह कि रिव्यू जो है बुनियादी तौर पर उसके लिए प्रिंसिपल ये है कि एनी पेटेंट एरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कोई ऐसी गलती हो जो कि बज़ाहिर नजर आ रही हो कि कोई चीज रह गई है जो आनी चाहिए थी या कोई चीज आ गई है जो रहनी चाहिए थी, तो गलती का उसको आपने कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। बाकी रिव्यू जो है अब तक हमने रिव्यू के बितफसील फैसले जो है या वो इफ्तिखार चौधरी साहब के देखे थे जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के केस में कई सालों के बाद रिव्यू करके वो जजमेंट जो थी वो सेटिसाइड की जिसमें उन्हें सजा दी गई थी, या फिर कुछ चंद एक फैसले इसी तरह के जिसमें कोई ना कोई ऐसा मुफाद आमा नहीं है, मुफाद खासा शामिल होता है उस तरह के। जहां तक मेरे दोस्त ने ये कहा कि जनाब उन्हें पता नहीं था और वो आखिर में बैठे थे और उनकी राय एक जज की राय है। दुनिया भर में ये असूल है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है वो होल्ड करता है फील्ड, और वो यानी जज साहब जो है वो पहले दिन से ये कह रहे थे बैठे हुए, उन्हें हमने कई दफा सुना कि जनाब नहीं ये अभी ये तो ये फैसला नहीं कर सकता चूंकि मामला जो है अभी तक तो अदालत के सामने चल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चल रहा है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ। तो ये उनकी राय पहले से मौजूद थी। और दूसरी बात यह है कि आखिर दम तक ये फैसला जो है आखिरी दिन तक इंतजार जो था ये वाकई ऐसी मानी खेज बात है जो इसे नहीं करना चाहिए था, उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था फैसला। हमारे यहाँ एक चीज को जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं और पता नहीं क्यों नजरअंदाज करते हैं, कोई ना कोई खौफ तो जाहिर है हर जगह मौजूद है। वो क्या है? वही हालत प्रेसिडेंट की है कि प्रेसिडेंट साहब भी वो उस फैसले को एक इस तरह का फैसला करते हैं जो वो बिल्कुल नाइदर हियर नार देयर है, और आखिर में जाके जब उनकी टेन्योर खत्म हो जाती है और उसके बाद वो आगे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट के जब तक के सक्सेसर ना है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ये जो समातें हैं 21 समातें हुई हैं, बल्कि दोनों तरफ को 21 दफा सुना गया है या किसी को सर प्रेसिडेंट के खत पर भी आते हैं कि वो कितना टूथलेस किस्म का जो है वो फर्क जो है ना वो खत लिखा है उन्होंने, और इससे फर्क। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे साथ मौजूद है आरिफ चौधरी साहब, फरहाद अली शाह साहब। आरिफ चौधरी साहब, सर गुफ्तगू हो रही थी और आपसे ये जो है वो मैं जानना चाह रहा था कि ठीक है कि जी एक चीफ जस्टिस हैं वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करते हैं, लेकिन उनको जाते जाते भी ज़ाहिर जिन्होंने फ़ैसला किया, और माजी में भी हमने यही देखा कि सियासी जमातें, क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक़ तो होता है ना इन केसेस का, सियासी जमातें हैं वो अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती ड्यूरिंग उनके टेन्योर भी, और जाने के बाद तो हमने देखा ही है जो हाल होता है। तो आप जो हैं वो जो बंदियाल साहब का दौर गुजरा है, आखिरी दिन ज़ाहिर है कल है, रिटायर हो जाएंगे, आज ही आखिरी दिन था, लेकिन उनको कहाँ पर आप जो है वो देखते हैं सर, रेड करते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जानिब से किए गए जो फैसले हैं उन पर क्या लगता है कि सियासी जमातें कितना जो है वो उनको हम कह सकते हैं कि तनकीद का निशाना बनाएंगी? देखिए ये जो बात है ना अदालतों के बारे में अर्जा सराई नहीं होनी चाहिए, उनकी तौहीन और तजदीद का पहलू नहीं निकलना चाहिए किसी भी कमेंट से। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप एक आर्बिटर जिसका रोल बिल्कुल गैर जानबदाराना होना चाहिए, साफ और शफाफ होना चाहिए और सबके लिए
बराबरी का होना चाहिए। अगर उनके बारे में कोई गुफ्तगू होती है इस तरह की जो तजलील आमेज़ हो, जिल्लत आमेज़ हो और तौहीन आमेज़ हो, तो वो मैं नहीं समझता कि उस मुल्क में कोई फिर सिस्टम निज़ाम जो इंसाफ का बाकी रह जाता है। लेकिन इसमें हम देखते ये हैं कि जब एक मुझे अभी तक याद है कि अमेरिका में जब हमने हलफ उठाया बतौर वकील, वहाँ वकील से भी हलफ लेते हैं, तो वहाँ चीफ जस्टिस जो थे सेकंड सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे और आपके ऊपर जो तनकीद होती है, यानी उससे मुराद जजेस और लॉयर्स, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपने ज़िंदगी और मौत के फैसले करना होते हैं, जितना आपका अमल दखल लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा होगा उतनी ही आपको तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो चूँकि अदलिया को और ख़ास तौर पर सुपीरियर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उन्हें इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं जिसमें लोगों के बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए तनकीद तो बाहर सूरत ये उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है सर, मैं आपकी बात को सिर्फ फराज साहब की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि माना बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जी तनकीद जो है वो जज साहिबान पर नहीं होनी चाहिए, कम से कम उनकी ज़ातियात पर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि जजेस के फ़ैसले बोलने चाहिए बजाय ये कि जजेस बोलें। और माजी में क्या देखा गया है, इफ्तिखार चौधरी साहब की हम मिसाल जो है वो रख सकते हैं, हम साकिब निसार साहब की मिसाल रख सकते हैं कि उनके करने के काम नहीं होते थे, लेकिन वो जा के जो हैं वो ऐसे काम करते थे हीरो बनने के लिए, और आज वो जहाँ से भी गुजरते हैं तो उन पर तो हमने यही देखा लान तानी हो रही होती है। कभी वो कोई डैम का मसला आप लेके बैठ जाएं या जो भी मतलब यानी कि उनकी जानिब से फैसले आए। आज ही की मिसाल ले लें, बिलावल भुट्टो साहब उनको कौन से कोई अच्छे अल्फाज में याद कर रहे थे? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब का याद अच्छे अल्फाज में ना करना तो बनता है, लेकिन बात यह है कि ये जो फैसले करने वाले थे, खास तौर पे मुझे साकिब निसार साहब, यानी बहुत ही ज्यादा मुझे दुख होता था, चूंकि 1 साल पहले तक साकिब निसार साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं और वो मुझे हमेशा मेरे साथ शेयर किया करते थे कि यार ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं जिस तरह कर रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मैं हैरान था कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो 1 साल तक तो वो बिल्कुल ठीक रहे, और 1 साल के बाद ऐसे लगा जिस तरह टाई राड नहीं खुल जाते किसी चीज के, तो वो इस हद तक बेपाया हो गए कि उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। आप अंदाजा करें कि इफ्तिखार चौधरी साहब अगर लोगों के हकूक की बात करते रहते हैं और उसके लिए वो लोगों नोटिस भी देते तो शायद लोग खुशी होते, लेकिन जब उन्होंने एक शराब की बोतल औरत की जो थी उसके ऊपर भी सुओ मोटो नोटिस ले लिया तो लोग ये कहने लग गए कि अब तो किसी की अगर मुर्गी जो है वो कहीं जाके कोई अजान दे दे, यानी मुर्ग की बजाय मुर्गी अजान, तो वो नोटिस जो है उसका सुप्रीम कोर्ट ले लेगी। तो आपने जब अपनी हदों को क्रॉस करना होता है तो उस वक्त आप ज़हन में ये बात रखें कि लोग मुनकर नकीर होते हैं। फिर आप और इनका एक और देखें कि आम आदमी की हालत ये थी कि आप एप्लीकेशन देते हैं अर्ली हियरिंग की, चीफ जस्टिस साहब पूरा अरसा जब तक रहे हैं कोई एक एप्लीकेशन नहीं है जिसका इन्होंने डिसाइड किया हो कि यार ये इस आदमी का बड़ा मसला है। मैं आखिरी दिनों में जाके पर्सनली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे गिलगित बल्तिस्तान से लोगों के बहुत अहम मामला, वो और कुछ इस तरह के केसेस, मैंने कहा जी इनको बहुत अरसा हो गया है, इसको आप लगा दें। कहते हैं जी आप मुझे लिखवा दें। मैंने कहा जी मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, फिर लिख के दे देता हूँ, लिखा भी दिया, फिर नहीं लगे। इसी तरह हर शख्स जो भी मिलता था वो ये कहता था। मामला ये है कि आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है, आप बतौर जज के सबके लिए होते हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस के लिए, आप आम आदमी के भी चीफ जस्टिस होते हैं जो बेचारा मजलूम है जिसे तकलीफ है। सर ठीक है सर, आपका जो पॉइंट आया ना, मैं क्योंकि आपने पहले भी गुफ्तगू की थी सूरत, हाँ जी, वो उस हवाले से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन देखें कि जब मुनसिफ की तरफ से इस किस्म के फैसले, मैं आपको एक और बात करता हूँ, हमारे पास बेशुमार जजेस ऐसे होते हैं कि जो बहस सुन चुके होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई है तो वो नॉर्मली इस किस्म के केसेस को फैसला नहीं करते कि कल को ये कोई उंगली उठेगी कि जी आखिरी दिन ये फैसला किया। तो नॉर्मली आपकी राय क्या है साहब कि ये क्यों जो है ये जो है वो ऐसा फैसला दिया जाते जाते अता बंदियाल साहब ने कि जो उन पर पहले ही यानी कि उन पर इल्ज़ाम लगता था वो तो एक तरह से जो है वो उसको और यानी कि उसके अपने खिलाफ ही जो है वो बात समझ लें कि फैसला करके चले गए। मैं तो यही मुसलमान साहब, मैं तो अपना कमेंट आपको बड़ा क्लियर स्टांस ले रहा हूँ कि ये उनका फैसला आखिरी दिन करना
और इख्तलाफी नोट के अंदर ये मेंशन होना कि जज साहब को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला, मतलब प्रॉपर तमाम जज साहबान को मौका ही नहीं मिला कि वो अपना पूरा फैसला डिक्टेट करा सकते, तो ये खुद ही एक फैसला जो है खुद मुतनाज़ा बन के रह गया। और अभी तो पार्लियामेंट में जो लोग हैं या जो इससे एग्रीव्ड हैं उन्होंने तो फैसला पढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी ये फैसला जो है आपके इस प्रोग्राम से कोई 10 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड हुआ और मैं वो फैसला पढ़ रहा था। और बड़ी सलमान साहब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ टिकर्स देख रहे हैं और उससे हम कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला पढ़ा है, इसमें ये 58 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला है और इसमें अमेंडमेंट सारी जो है वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई। सर्टन ऑफेंसेस जो हैं वो अमेंड हुए हैं, सर्टन सेक्शंस, क्योंकि इसका पैरा 47 और 48 के अंदर उन्होंने कुछ प्रोविजंस हैं जिनको सेटिस्फाइड किया है, वॉइड एब इनिशियो कहा है, और कुछ प्रोविजंस जो अभी रह जाती है। तो ये अभी तो प्रॉपर इस फैसले अभी जो इसकी तशरीह हो रही है कि जी 10 तरामीम थी फराज साहब, 10 तरामीम थी, उसमें से 9 जो है उनको उड़ाकर रख दिया गया है, ये आपके ख्याल ये गलत हो रही है? देखें सलमान साहब देखें, बात ये है कि अमेंडमेंट जो है वो 3 सीक्वेंसेस में हुई। फर्स्ट अमेंडमेंट है, सेकंड है, थर्ड है। उसमें मुख्तलिफ ऑफेंसेस जो थे उनको अमेंड किया गया, मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर कुछ इंसर्शन की गई, कुछ सब्सट्रैक्ट किया गया। अब उस हवाले से उन्होंने, अब जैसे 500 करोड़ के हवाले से मामला था, 5O के हवाले से था, वो सेटिस्फाइड किया। 9-10 का जो इंसर्शन था उसके हवाले से जो डिलीट किया। तो देखें, जब तक हम उसको प्रॉपरली देखेंगे नहीं उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये 90% जो उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया है या 10 में से 9 जो थी उन्होंने अमेंड कर दी है। ये तो सारी चीजें जो है अभी प्रॉपरली देखना पड़ेगा। सर एक ब्रेक हर लेनी है केस के क्योंकि अपने ज़ाहिर है इसके merits हैं। सियासी जो है तो वो इम्प्लीकेशंस भी जो है वो हम देखें। रद्द-ए-अमल आया, हमने देखा कि नून लीग का रद्द-ए-अमल आया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा जी ये तो एक मुतनाज़ जज का मुतनाज़ा फैसला है। बिलावल भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो पहले भी नैब को भुगतते रहे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है हम सामना करते रहेंगे, हमारे लिए कौन सी नई बात है ये। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। एक फ़ैसला जो है वो तो उमर अता बंदियाल साहब जो हैं जाते जाते दे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस पर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इस पर जो है वो फुल कोर्ट बन जाए। और ये वो दरख्वास्त है जिस पर बार बार जो है वो ये कहा गया कि जी यानी कि फुल कोर्ट से मुताल्लिक कि आप फुल कोर्ट बनाएं। ये सियासी जमातें जो है दरख्वास्त करती रहीं। फ़राद अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब भी हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर ये फरमाइएगा कि जो अब अगला दौर जो आने वाला है उसको आप कैसा फोरसी कर रहे हैं या प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ज़ाहिर नेकनामी है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की और बहुत से मामलात में वो उनके जो मौक़िफ़ हैं, स्टांस बिल्कुल क्लियर हैं। तो जो इस दौर में जैसे कि आप भी कह रहे थे बंदियाल साहब के कुछ फ़ैसले, कुछ बातें, कुछ इशारे, कुछ किनाए, कुछ उनके जुमले जो हैं वो इस बात का पता देते रहे बाज़ लोगों के नज़दीक कि शायद वो उनका झुकाव किसी एक तरफ है। तो आने वाले दौर में कल के बाद से 17 सितंबर से ऐसा नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक झुकाव का ताल्लुक है वो अगर इस बुनियाद पर फैसला किया जाए कि किसी का झुकाव किस तरफ है, तो उस मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनके झुकाव के बारे में वाज़े तौर पर ये कहा जा सकता है बज़ाहिर कि वो किसी यानी PDM या मौजूदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ है। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा फैसला जो बुनियादी जिसकी कलीदी हैसियत है करप्शन के मामले में वो था हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस, जिसे टेक्निकल बुनियाद पे उड़ाया गया। तो और दूसरा यह है कि अब तक जो उनका मौक़िफ़ रहा है वो है कि अगर फ़र्ज़ करो कोई फ़ैसला बंदियाल साहब करना भी चाहते थे, कोई हर फैसला ऐसा नहीं, केस ऐसा नहीं था कि जिसमें बंदियाल साहब के, तो मैं समझता हूँ कि कई लिहाज से बंदियाल साहब की पोजीशन दोनों तरफ थी, यानी उनके अपने अजीज़ो अकारब की जो बात करते थे वो दूसरी तरफ भी थे और इधर भी थे। तो मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा इनडिसीजन तो थी, उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी आई, लेकिन वो काफ़ी हद तक इस मामले में उन्हें कहा जा सकता है कि उनकी यहाँ तो मामला बड़ा क्लियर है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी आस उम्मीद लगाई बैठी है मुस्लिम लीग नून और कह रही है कि जनाब हमें काजी फ़ायज़ ईसा का इंतज़ार है। जिस तरह इजराज साहब ने कहा था कि लोगों को ईसा का इंतजार है, हजरत ईसा का, इन्हें काजी फ़ायज़। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अगर
हाँ। इस तरह किया जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, तो यकीन माने पहले भी तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। हाँ। उसकी वजह सर, लेकिन जो आम तासुर है उनके बारे में जो 2016 में भी उन्होंने जो जाहिर एक फैसला आया था वो तासुर और है। मैं आपको सर वो तो सीधा सीधा है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के मतलब देखने वाले हैं, और सर आंखों में आंखें, वो वकला की भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उसके बाद फैसला नहीं होता। आंखों में आंखें डाल के बात हो जाना अलग बात है, फैसले पर अमल होना जो है वो अलग बात है। वो तो सेठ सरकार ने भी सर फैसला दिया था। ये है कि नहीं, और ये तासुर होना कि आप आंखों में आंखें डाल के बात किए, यानी अदालत जो है उसे तो मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ बातें सुननी चाहिए। और यहाँ तो अब मामला ये होगा कि जो हमने देखा माजी में वो ये कि वो किसी को बात ही नहीं करने देते। ठीक है, अच्छा सर, मैं वेलकम करूंगा जुल्फ़िकार अली भदर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए कि हम बिलावल साहब को भी सुन रहे थे और मेरे ख्याल है शायद अभी कुछ लम्हों पहले भी आपकी उनसे बात हुई है। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फ़िकार साहब वो किस बात पर या किस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगा रही है या ये कह रही है कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और कौन लगा रहा है? वो ठीक है जुल्फ़िकार साहब, लेकिन ये बताइएगा सर कि फिर इसमें इतनी डेस्परेशन ये क्यों है कि जी कोई भी डेट दे दे? यानी आप लोग तो जो हैं वो तो 18वीं तरमीम करने वाले लोग हैं, आप लोग तो आइन के साथ खड़े होने वाले हैं, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि जी चाहे सदर मुल्क दे दें, चाहे इलेक्शन कमीशन दे दे, कोई भी दे दे, बस जल्दी से डेट दे दे? ज़ाहिर है आइन को भी तो देखना होगा ना कि आइनी तौर पर इख्तियार है किसका। इस वक्त लाख जो है वो सदर मुमलिकत ख़त लिखते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं जी हक जो है वो तो हमारा है तारीख देने का। जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल है लाइन उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। फराद अली शाह साहब, सर आप फरमा दीजिए इख्तियार है किसका इस वक्त जो है वो सदर मुमलिकत का इख्तियार है, ख़त वो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को, और उसमें भी जो है ना पहले उन्होंने अपने इख्तियार का प्रॉपर इस्तेमाल किया और ना अब भी जो है वो जो मेरे सामने ख़त लिखा है उसमें जो अल्फाज हैं, मतलब हैरानी है इस बात की, क्यों कह रहे हैं कि जी मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट। अपनी तारीख दे भी रहे हैं वो 6 तारीख की, 6 नवंबर की, और फिर कह रहे हैं कि जी इस पर भी आप जो है वो गाइडेंस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। देखिए सलमान साहब, मैंने तो अभी आपको जो प्रीवियस हम बात कर रहे थे मैं उसी को आगे लेके चलूंगा कि देखें इदारों को अपनी अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहना होता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका एक पर्पस है, उसकी मैकेनिज्म है जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। और इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक सिनेमा में बैठना है और उन्होंने एक फ़िल्म चलानी है और 3 घंटे के बाद हर चीज़ कंप्लीट करके आप अपने घर देखें। प्रॉपर सीक्वेंसेस हैं, अभी आपके सामने मरदमशुमारी हुई है, उसके हवाले से लिस्ट हैं, लिमिटेशंस हैं, मुख्तलिफ हल्का बंदियों के हवाले से इश्यूज हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने देखना है, जिसको फैक्ट्स फाइंडिंग ना कोई मौजूद अदालत ने करना है ना किसी प्रेसिडेंट ने करना है। तो एक डिपार्टमेंट जो है तारीख देना या उसके इंतजामात करना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। ये तो बड़ा सेटल सा लॉ है, और ये को हम इंग्लैंड में नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या हमारे पास इलेक्शन एक्ट जो है वो हमारे पास कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, तो हम कहें कि जी हम अंदाजे लगाएं या हम प्रीवियस कस्टम्स को हम लेके आए कि जी पहले क्योंकि इलेक्शन जो था वो प्रेसिडेंट के सीक्वेंस पे हुआ था, उनकी दी हुई डेट पे हुआ था, तो हम उसी को ले लें। सर फिर तो हमें ये देखना पड़ेगा जो है डिपेंडेंस ऑफ सदर मुमलिकत जो है सवाल करने वाले ये पूछ रहे हैं कि फिर वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो खाना पूरी कर रहे हैं, वो एक तरफ ये पैगाम भी दे रहे हैं अपनी जमात को
कि मैं भाई तो देखो मैं समझता फाइट हूं- कर रहा हूं तुम्हारी, मैं तो- लड़ रहा हूं मैं, लेकिन सामने से जो है वो मैं तो समझता हूं सलमान साहब, मैं तो ये समझता हूं कि सदर बनने के बाद वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, वो सदर मुमलिकत होते हैं और मुफाद आमा को सामने रख के वो अपनी पार्टी के सीक्वेंसेस को नहीं देखते, वो अवाम के मामलात को देखते हैं। और प्रेसिडेंट का इस वक्त जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट की सीट की मैं समझता हूं कि नफी कर रहे हैं, और वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्ट नहीं कर रहे, वो प्रेसिडेंट अपने पीटीआई के हवाले से या अपनी जमात के हवाले से वो एक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं कहा कि गुड टू सी यू ऑल गाइस। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।